जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आज की हमारी जो क्लास होगी वो यूपी ट्रिपल एससी पैट के जो 2025 के एग्जाम 6 और 7 तारीख में है, इसके प्रैक्टिस सेट पर आधारित है और लगभग 15 प्रैक्टिस सेट इस सीरीज में कराए जाएंगे। पर डे 2 प्रैक्टिस सेट देने की पूरी कोशिश की जाएगी। सभी आप लोग पहले अपने क्वेश्चनों का आंसर अपनी कॉपी में लगा लेना और उसके बाद जब मैं इसका आंसर बताता जाऊँ तो टिक मार के देख लेना कि किस किस का आंसर कौन कौन सा सही है। इसकी पीडीएफ चाहिएगी तो सभी कमेंट बॉक्स में लिख देना। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं टेलीग्राम पे इसकी पूरे की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जिस भाई के पास बुक नहीं है वो इस पीडीएफ से भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हम लगा तो रहे हैं सभी, बट ऑनलाइन से ये पेपर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने में ज़्यादा फायदा है। इसलिए या तो किताब से लगाइए या ये पीडीएफ भी किताब के रूप में मैंने इसको बना रखा है, तो आप मुझसे ये पीडीएफ लेके और इसके भी किताब के तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर है? तो ये हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? कि श्रेष्ठ वंश, जो भी श्रेष्ठ वंश है उनको किससे दर्शाते हैं? आर्य शब्द से दर्शाते हैं। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं कौन थे? ये थे जैन। जिनका तीर्थ स्थल कहां पर है? प्रभास गिरी में है। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी, तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी राजगीर। नेक्स्ट है, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। मतलब अभी जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, 1886 से पहले उसका नाम क्या था? इसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने करी? AC मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? तो ये किसने त्यागी थी? ये थे हकीम अजमल खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी वर्धा में पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो दिल्ली, जोधपुर, नागपुर ये तीनों नहीं है। कर्क रेखा के निकट कौन सा है? कलकत्ता शहर है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्यम समय यानी GMT में जो अंतर है वो कितने घंटे का अंतर है? वो है 5.5 घंटे का। ये जो IST है और GMT, IST और GMT में कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, तीनों में से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है हमारी? ये है वृहद हिमालय श्रेणी। अगर नई श्रेणी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? शिवालिक श्रेणी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है, तो कौन सी है जिसका उद्गम मैदान से है? वो हो जाएगी आपकी गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसका मतलब है कि जो सहकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, मतलब एक तो होती है जो केवल सरकार पे डिपेंड करती है, वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक होती है पूंजीवादी, जो केवल प्राइवेट सेक्टर जो जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं या पैसे उनको केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। एक अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इंक्लूडेशन होता है, मतलब
लोग चाहें तो सरकारी सामान को यूज कर सकते हैं, या सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह यूज कर सकते हैं, और चाहें तो प्राइवेट को यूज कर सकते हैं। तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेहरू ने किया। नेक्स्ट, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और किसी सामान को हमें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कंडीशन कब आएगी? जब महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ने को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। और इसके बदली होते हैं अविस्फीति। अविस्फीति क्या होती है? कि जब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए और सामान की कीमत कम हो जाए। मान लीजिए कोई किताब है, वो पहले आपको 100 रुपए की मिल रही थी और अब वही किताब आपको 50 रुपए में मिल जा रही है। इसका मतलब उस सामान की कीमत कम हो गई है, और जो हमारे पास 100 रुपए थे, उन 100 रुपए में हम पहले एक ही किताब खरीद पा रहे थे, अब 2 खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ गई है। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? अविस्फीति बोलते हैं। और मुद्रा का मूल्य अगर कम हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो तृतीयक क्रियाकलाप क्या है? वो होता है विपणन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधि है उनको 5 श्रेणी में बांटा है। पहली श्रेणी में वो आते हैं जो कृषि से संबंधित हैं, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सब आते हैं पहली श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो पहली श्रेणी से बना हुआ सामान, जो उत्पादन हुआ है, उसको बनाते हैं और बनाने के बाद बेचते हैं। जैसे गेहूं अपना खेत से निकाला, वो पहली श्रेणी में आ गया, और उससे फिर आटा बना के बाद में उनको ब्रेड वगैरह बना के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए तैयार करें, तो वो किस में आएंगे? दूसरी श्रेणी में आएंगे। उनको बोला जाता है विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत। ये सभी किस में आते हैं? द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी में आते हैं जो व्यापार, होटल, मतलब जो ब्रेड बन तो गए, या रोटी आटा बन के तैयार तो हो गया, और उससे रोटी बना के जो देने वाले हैं, जो सर्विस के लिए यूज करते हैं, वो किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे हो गया व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, विपणन, बैंकिंग, ये सभी किस में आएंगे? तृतीय में आएंगे। चतुर्थ में आएंगे आपके सूचनाओं का संग्रह करना या सूचनाओं का अध्ययन, ये सब चतुर्थ में आएंगे। और पश्चिम में आएंगे शोधकर्ता, वैज्ञानिक या कानूनी सलाहकार, ये सभी किसमें है? पंचम श्रेणी में। तो इसी में पूछा गया था कि तीसरी श्रेणी में कौन आते हैं? तो तीसरी श्रेणी में कौन आएंगे? विपणन आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का अधिकार वर्ष क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको गठित करने का जो अधिकार वर्ष, हमें अधिकार जो मिला था वो कब मिला था? वो मिला था कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन 1946 में बोल दिया गया था कि अब आप अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 में पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था। और शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय इसमें लगा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? ये साम्यवादी जो राज्य है, ये भारतीय संविधान में नहीं लिखा है। बाकी कल्याणकारी, राजनीतिक और समाजवादी, ये तीनों भारतीय संविधान का दर्शन है, खाली साम्यवादी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत के संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 मूल अधिकार, या ऐसा कहें कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और जैसे ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी ये किसमें है? भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। मूल कर्तव्य भाग 4 ए में है, आर्टिकल 51 ए में। और नागरिकता है भाग 2 में, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये 3 चीज आप हमेशा याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ये प्रधानमंत्री भी 25 वर्ष में, और मुख्यमंत्री, ये सभी किससे संबंधित हो गए?
लोकसभा से। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति कहें या किसी राज्य का राज्यपाल कहें, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक पेपर में इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कि शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज सिद्धांत विद्युत का ऊष्म प्रभाव। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कि हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है H, और उसमें अगर जलाएंगे तो जलाने से क्या मिलता है? उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन मिलने से वो क्या बन जाएगा? H2O यानी पानी बन जाएगा। अगला है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, मतलब सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो इनमें से मछली कौन सा है? तो भैया जो समुद्री घोड़ा लिखा हुआ है ना, समुद्री घोड़ा किसको बोलते हैं? मछली को बोलते हैं, मछली का नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में है अंडर रूट में 9999, अगर इन्फिनिटी तक 9 है तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर बीच में कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, केवल अंडर रूट 999 करके दे रखा है, तो जो संख्या अंडर रूट के अंदर है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 की पावर 2 बटे में भी सेम संख्या है, बस पावर आधी हो गई है। ऊपर पावर 4 थी, नीचे 2 है, ऊपर पावर 4 थी, नीचे 2 है, और इधर 24.84 की पावर 2 थी, नीचे 1 है। इसको हमें सोल्व करना है, इसके लिए मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूं, जरा देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, जो 4.6 लिखा है अगर हम उसको a मान लें, a की पावर 4 प्लस 5.4 को हम b मान लें, b की पावर 4 प्लस जो 24.84 है, अगर आप देखेंगे कि 4.6 इसको हमने क्या माना? a माना है, और b हमने किसको माना है? 5.4 को माना है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके 24.84 आएगा। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी है? a गुणा b की है। इससे क्या होगा? क्वेश्चन हमें लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि ये a b का स्क्वायर है, या ऐसा कह दो कि a स्क्वायर b स्क्वायर, और बटे में क्या है? बटे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। क्वेश्चन में हमें लिखा था 4.6 की पावर 4, 4.6 की जगह हमने a मान लिया, उसकी पावर 4, 5.4 की पावर 4 लिखा था, उसकी जगह भी हमने a मान लिया, तो b की पावर 4 हो जाएगा। और 24.84 को हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा 46 और 54 को, तो वो क्या आया? 2484 आया। इसका मतलब ये a और b की मल्टीप्लाई है। तो उसी तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। सोल्व कैसे करना है हमने से, ऊपर इसको अगर हम लिख दें a की पावर 4 को a की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि 4 पावर है तो उसको 2 गुना 2 के रूप में हम लिख सकते हैं, प्लस b की पावर 4 को भी b की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक चीज और लगा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर है इसको 2 टाइम्स ले लें, 2 टाइम्स का मतलब एक बार हमने ए बी का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और एक बार घटा दिया। किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाने के लिए हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, हमने ए बी स्क्वायर ऐड कर दिया और ए बी स्क्वायर को ही माइनस कर दिया, यानी अपने पास से कुछ नहीं जोड़ा, और बटे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमने किया क्यों है? इससे ऊपर की जो संख्या है ये वाली, ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। बल्कि ब्रैकेट के अंदर इनके ऊपर खुद से स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा, माइनस ए बी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है? बटे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ऊपर वाली जो संख्या है, अगर हम इसको केवल बाहर बाहर वाले ब्रैकेट को देखें तो ये क्या बन रहा है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरीके से यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में क्या दिया हुआ है? बटे में दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको अपने तरीके से आप सॉल्व करके देखेंगे। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हैं, अगर इस प्रकार के मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है। यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से नीचे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से भी हम इसके दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या तो हम इसमें ए और बी की वैल्यू रख दें तो भी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बट फिर भी हम इसे और छोटा कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर हम यहाँ पे माइनस का ए बी और प्लस का ए बी अपने पास से ऐड कर लें, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये माइनस का 2ab बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ए बी। अब इससे क्या होगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और प्लस ए बी बन गया। अब हमने खुद ही देखा था कि a की वैल्यू हमारी कितनी थी? a की वैल्यू थी 4.6 माइनस b की वैल्यू थी हमारी 5.4, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू बी। a इंटू बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले दे रखी थी जब हमने कैलकुलेट करके बताई थी, यानी 46 और 54 की गुना करी थी, क्या आया था? 24.84 आया था। अब इसको सोल्व करेंगे। 54 में से 46 जाएगा तो माइनस का 0.8 बचेगा, और माइनस के 0.8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.64 आ जाएगा, प्लस 24.84 ये पहले से है हमारे पास। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25.48। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसा नहीं है आप लोग इसको समझे कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब इसे अपनी स्पीड से करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा इसका कितना? 25.48। अब देखते हैं जरा इसके ऑप्शन। ऑप्शन हमें क्या दे रखे थे? यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25.48, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है 1/0.0003718 किसके बराबर होगा यदि 3.718 की वैल्यू कितनी है? 1/0.2689। ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है देखते हैं जरा। संख्या दे रखी थी हमें 1/0.0003718, और हमें एक वैल्यू दे रखी है कि 3.718, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/0.2689। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें कैसे भी करके इस वैल्यू को इस वैल्यू के जैसा दिखाना है। अगर ये वैल्यू को हम उस वैल्यू के जैसा बनाने में सक्षम है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के ऊपर डंडा लगाते हैं। डंडा ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी 1 लगा हुआ है। इसके बाद हमें कहाँ तक जाना है? 3.718 तक जाना है। तो इस बीच में कितनी संख्या है? इस बीच में टोटल 4 संख्या, तो ऊपर हम क्या करेंगे? 4 जीरो लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 10,000 बटे 3.718, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 10,000 बटे 3.718 की वैल्यू दे रखी है 1/0.2689। और आपको पता है जब संख्या तीसरी बार की नीचे हो जाती है तो वो कहाँ जाती है? पलट के ऊपर चली जाती है, यानी 2689 की गुना किससे हो जाएगी? 0.2689 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10,000 से। इसमें भी पॉइंट हटा के नीचे 1 लगा देंगे, उसके बाद 4 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या है, और 10,000 से पूरा का पूरा 10,000 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2689, और यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है 2689।
क्वेश्चन नंबर 34 है, नमक का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। सिंपल सी बात है, पहले 16 रुपए का था, अभी 14 रुपए का था, यानी 2 रुपए की कमी हुई है। और बटे में किसको रखते हैं, बटे में रखते हैं जो संख्या पहले थी, यानी पहले थी 16, तो 2/16 गुना 100। इसको काटेंगे कैसे, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, और 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 प्राकृत संख्या सम्मिलित की जाए तो नया औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई भी 5 क्रमागत संख्या मान लो, कौन कौन सी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5 क्रमागत संख्या मान ली। इसने कहा इनका औसत m है, यानी m किस संख्या को बोल रहा है, इन सभी का औसत आप निकालोगे तो इसको औसत निकालने के 2 तरीके हैं, या तो जोड़ के जितनी संख्या उनसे डिवाइड कर दो, आप इनको जोड़ोगे तो 5 4 9, 9 और 3 12, 3 15, 15 को 5 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और वैसे भी औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो m की वैल्यू हमारी 3 है, पर वो पूछ क्या रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं m बराबर 3 हो गया। वो पूछ रहा है अगर 3 प्राकृत संख्या और सम्मिलित कर दी जाए, यानी इसको 6 7 और 8 और जोड़ दिया जाए, तो अब इनका औसत कितना हो जाएगा। अब जो इनका औसत आएगा, हम छोटे तरीके से कर लेते हैं कि पीछे की 3 संख्याओं को हमने काट दिया, आगे की 3 संख्याओं को काट दिया, बचा क्या, 4 और 5 बचा, और 4 और 5 के बीच की संख्या क्या आएगी, 4.5 आएगी, यानी अगला जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो वो बस यही पूछना चाह रहा था कि पहला औसत m था, बाद में m से कितना अधिक हो जाएगा, यानी पहले औसत 3 था, अभी 4.5 हो गया है, तो कितना अधिक हो गया, ये 1.5 अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि सम्मुख का विलोम क्या होगा, सम्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, नम का पर्यायवाची नहीं है। नम माने होता है गीला, या तो उसको गीला कहो या आर्द्र कहो या भीगा कहो, पर आर्द्रा इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा। रिजु मतलब सीधी रेखा, और सीधी रेखा का अपोजिट क्या हो जाएगा, वक्र यानी तिरछी रेखा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सावन हरे ना भादो सूखे, लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या है। इसका अर्थ क्या है कि सदा एक ही दिशा, मतलब कोई बदलाव ही नहीं है किसी प्रकार का, ना सावन में हरे हो ना भादों में सूखे, तो इसका अर्थ क्या है, सदा एक जैसा ही होना, तो उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है शुद्ध शब्द छाटिए, अभ्यस्त अभियस्त अभ्यस्त या अभ्यस्त, तो इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अभ्यस्त। अगला है, ये इसमें इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा है, इंग्लिश को पहले हमें पूरा इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद इससे संबंधित 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका सॉल्यूशन बताना है। तो देखते हैं जरा इसको क्या बोल रहा है इसमें। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म डिस्पाइट द proliferation of modern means of entertainment and communication. Street theatre continue of flourish in India. Street theatre as a channel of communication has for centuries been propagating reform by highlighting social, economic and political issue present in the society. Unlike in the olden day, its performance is no longer restricted to villages or small localities of the city. Today, a small group of performers, including students, would stage performance to mobilize public opinion or to help create or raise awareness over a particular public importance. Themes on substance abuse, AIDS, awareness and domestic violence are some of the
areas highlighted by contemporary street theater troupe. Unlike in regular drama, street drama employ very little props and images. The human body become the main tool in which choreography, mime, dialogues, song and slogans are extensively used. Street theater is one of the most intimate media. Its appeal is to the emotional leading to quick psychological impact on audience. By being local and live, they also are able to establish not only direct contact with the audience, but by being cost effective and flexible, they are popular among all age group. ये इसने एक पैराग्राफ दे रखा है और उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं इससे संबंधित, इससे आंसर हमें पैराग्राफ में से देख के बताने। अच्छा, इससे जो ऐसे पैराग्राफ दे रखे होते हैं इनका अगर सॉल्यूशन निकालना है पैराग्राफ में से, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। अगर क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे और फिर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में हमें वो चीजें एकदम ध्यान जाएगा कि हाँ ये हमने पहले पढ़ी है क्वेश्चन में, और हमारा आंसर वहीं से मिल जाएगा। तो पहले हमें सभी क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। ये सही रूल है और 5 नंबर इससे पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, केवल देख के ही उसका आंसर बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डज इफेक्टेड, डज नॉट अफेक्टेड, हेल्प पॉपुलराइज या हेल्प इस्टेब्लिश। इसमें क्या हो जाएगा, डज इफेक्टिव स्ट्रीट थिएटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा है इन द ओल्डन डे स्ट्रीट थिएटर डैश टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। तो विलेज या लोकेलिटी सिटी में क्या था पहले स्ट्रीट थिएटर, ये था वाज रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी डील विद इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या दे रखा है, रिजाइम। रिजाइम का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिजाइम माने होता है रूल, ये रूल रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, रिजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, होप। होप माने होता है आशा और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउट। ये थे 5 इंग्लिश के और 5 हिंदी के। इस तरीके से पूरा सिलेबस आपने पैट का देख भी रखा होगा, उसी तरीके से अपनी तैयारी को भी जारी रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। लंबाई किससे नापी जाती है, मीटर से। तो विद्युत शक्ति किससे नापी जाती है, वो नापी जाती है वाट से। नेक्स्ट है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्द से मेल नहीं खाता। आंसर हो जाएगा गाय, कुत्ता, भैंस। ये तीनों क्या है, 4 पैर वाले, पर मुर्गी 4 पैर नहीं होते, इसलिए क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, जिस प्रकार BEHK को क्या लिखा है, DGJM लिखा है। अच्छा, लिखा किस तरीके से पहले हमें वो देखना पड़ेगा। B के बाद C छोड़ के D लिखा है, E के बाद F छोड़ के G लिखा है, मतलब एक छोड़ के जो अगला शब्द है वो लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि ये जो इसका क्वेश्चन दे रखा है NQTW को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो हमें क्या करना है, एक छोड़ के लिखते जाना है। यानी N के बाद क्या आ जाएगा, OP। तो पहला शब्द आ जाएगा P, Q के बाद क्या आ जाएगा, RS। ये इसको आप रैंकिंग अगर आपको याद है तो रैंकिंग से बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे N है 14 पे, Q है 17 पे, T 20 पे और W 23 पे। तो 14 में 2 जोड़ देंगे 16 पे आ जाएगा P, 17 में 2 जोड़ देंगे 19 पे आ जाएगा S, 20 में 2 जोड़ देंगे 22 पे आ जाएगा V, और 23 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 पे क्या आ जाएगा Y। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा PSVY। अगला है A B की पत्नी है। इसका क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन का पैराग्राफ बना लेना है। किस तरीके से कि A पत्नी है किसकी, B की।
ए को लिख दिया, वाइफ किसकी है, बी की है। डी ए का भाई है। अब ए का भाई है कौन, डी, तो इसको हम भाई लिख देते हैं एरो के ऊपर, और कौन हो जाएगा इसका भाई, डी हो जाएगा। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब हमने इस लाइन में कहीं पर भी ई को नहीं लिखा है, तो ई को बाद में लिखेंगे, छोड़ देते हैं। आगे क्या लिखा है इसमें, जो डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है, ई, तो यानी डी की वाइफ हो जाएगी कौन, ई हो जाएगी। और ई के दो बच्चे बता रखे हैं इन्होंने, कौन कौन, पी तथा क्यू, तो यहां हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू। अब हमसे पूछा क्या है, पूछ रहा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई बी की पत्नी, पत्नी के भाई, और भाई के बच्चे हैं पी और क्यू, तो यानी पत्नी का जो भाई हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा, और साले के बच्चे हमारे क्या लगेंगे, तो उनके हम क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, अंकल। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू का अंकल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है कि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष में मई महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अप्रैल महीने का पहला दिन मतलब 1 अप्रैल को कह रहा है, तो 1 अप्रैल को बुधवार है, और पूछा क्या है, उसी साल में जो मई महीना आएगा उसकी पहली तारीख क्या होगी। तो इसमें मतलब अप्रैल को हमें देखना है, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, इसका मतलब 30 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो भैया एक काम करो ना, 30 को ही 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 चौक 28, शेष कितना बचा, शेष बचेगा 2, यानी बुधवार में 2 दिन प्लस कर दो, तो बुध के बाद अगला क्या आएगा, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद अगला क्या आ जाएगा, आंसर शुक्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अगला है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड हार्ट ने अपना पहला ब्रांड जो एम्बेसडर चुना है, किसको चुना है, ये चुना है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ये किसके लिए शुरू करी गई है, ये करी गई है महाराष्ट्र राज्य में। अगला है मोद क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, ये है आपकी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की। नेक्स्ट, कहां तक हो गया, 53। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन है, सोनाली सिंह। अगला है हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है, ये किया गया है चीन में। नेक्स्ट, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, तो आयशा मलिक कहाँ की बनी है, ये बनी है पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भारतीय भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये हो जाएगा हिंदी भाषा से। इसमें 2021 के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड इसलिए हैं क्योंकि आपसे पहले जो प्रैक्टिस पैट का एग्जाम हुआ था वो 2022 में हुआ था, तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, इसलिए 2021 के भी करंट है, इनकी अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अभी जो वर्तमान की आप लोग उस पर ज्यादा फोकस करना, ये 2-3 क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया, उस विमान का नाम क्या था, तो उस विमान का नाम था मारिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये किसको हुआ है, केरल को। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के टोटल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, तेंगे किस देश की मुद्रा है, तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 63, देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्यता
प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल यानी लोकसभा, फिर दूसरे नंबर पे था राज्यसभा, तीसरे नंबर पे था राष्ट्रपति। तो लोकसभा वाले कॉलम में जितने भी आएंगे उनकी 25 साल, राज्यसभा वाले में जो भी आएंगे उनकी 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 64 में कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा बी यानी 30 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स में। अगला है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में पहला नेशनल पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है या जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है कौन है? वे आचार्य विनोबा भावे हैं, पहला मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले भारतीय। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा गलत है? गृह मंत्री जो पहले थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रेल मंत्री जान मिथाई, और शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये तीनों तो ठीक है, फिर गलत क्या है? गलत है ऑप्शन नंबर डी यानी रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? जगजीवन राम। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री कौन थे उस टाइम पे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये सॉरी, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री पूछा ना, हाँ रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, और शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये गलती से पढ़ लिया मैंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक। इसमें हमें क्या करना है? गद्यांश को पढ़ना है, और गद्यांश में से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको बताना है। पढ़ते हैं जरा इसको। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ में सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं, और ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की हो, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम संसार के नहीं रह गए, और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही थी। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। और उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती तब तक वह फंसा रहता है। तो इस कंडीशन में क्या है, इन्होंने इसके बाद 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखते हैं जरा। अगर हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए होते तो हमें पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन समझ में आ जाता कि हमारे से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बट मैं सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ, तो इसलिए पहले मैंने पैराग्राफ पढ़ा है। आप लोग टेस्ट देने के टाइम पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 71 में कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो जाएगा? भीड़ में कवि। यानी कवि क्या है? भीड़ के ऊपर वर्णन दे रहा, तो शीर्षक इसका क्या सही रहेगा? भीड़ में कवि। अगला है भीड़ से मुक्ति का उपाय है। तो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? कि भीड़ में अपनी शकल देखना।
उससे भागना नहीं, भीड़ में अपनी ही शक्ल देखना, यही भीड़ से मुक्ति का उपाय है। नेक्स्ट है 73, भीड़ किन के लिए रुकावट है? तो भीड़ जो है मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट, क्योंकि पैदल चलने वाले तो उसने खुद ही बोला कि वो लोग खुद ही भीड़ है। 74 है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। अगला है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी लोग करते हैं, ये भी पैराग्राफ में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 80 तक, ये दूसरा पैराग्राफ है। इसमें से हमने बताने क्या दे रखा है? वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्र के निर्माण की प्रेरणा दी है कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी सशस्त्र बनाने लगे हैं। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश में पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए सशस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देश की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे सशस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देश के संग्रहालय में कुछ न कुछ आ गए हैं। युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बनाए गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्र का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ये पैराग्राफ था। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 76 है वो देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें बोला गया है कि इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, यानी इसका जो मूल कथ्य है वो क्या होगा आपके हिसाब से? वो होगा निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। नेक्स्ट है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? ये किसने दी थी? ये दी थी जापान पर गिराए गए अणुबम, यानी जापान पर जो अणुबम गिराए उससे सबको मिला कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए बड़े बड़े हथियार बना लेने चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? वो हुआ था जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। नेक्स्ट 79, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पारस्परिक भय के कारण, ताकि अगली बार उस देश पर हमला ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 80, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है, दोनों देशों के सशस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 85 तक। इसमें एक ये पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ क्या, मैथ के वो दे रखे हैं कि इसमें ग्राफ में किसी विशेष राज्य में गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है, और क्या दे रखा है इसमें 0, 500, 1000, 1500। तो इस टाइप से इनको दर्शाया गया कि किस वर्ष में कितना इन्होंने उत्पादन किया है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष उत्पादन अधिकतम रहा है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से जो सा डंडा सबसे ऊपर उठ रहा है, यानी ये वाला डंडा सबसे ऊपर उठ रहा है 1500 वाला, तो ये किस वर्ष में हुआ? ये हुआ 1999 में, यानी आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? 1999। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गेहूं के उत्पादन में वर्ष 1997 से 1998 तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो अगर हम इसको देखें क्वेश्चन में कि 1997 में हुई है 500 और 1998 में हुई है 1000, यानी सीधा डबल हो गया है। तो डबल होने को हम क्या बोलते हैं? कि पूरी 100% की बढ़ोतरी हो गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन
16 सही 2/3% की कमी देखी गई है। तो अगर आप इसमें देखें, पहली बात तो आपको सबको निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकालना जिसमें कमी हुई है। कमी किस किस में हुई है? 1200 से 600 हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आधा हो गया। हमें कमी कितनी देखनी है? 16 सही 2/3% की कमी देखनी है, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं होगा। दूसरा है 600 से 500, इसको अगर हम ट्राई करके देखें तो इसको हम सोल्व करते हैं। 600 से 500 हुआ, यानी 100 रुपए की कमी हुई है। पहले कितना था? 600 था, तो 100/600 गुना 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या पूछा गया है कि किस वर्ष कमी हुई है? तो 1996 में था 1600, 1997 में हो गया 500, सॉरी 1996 में था 600 और 1997 में हो गया 500। तो कमी किस वर्ष में दिखाई जाएगी? 1997 में दिखाई जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 83 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1997। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक कुल उत्पादन कितना है? इसके लिए तो सिंपल है कि हमें केवल ऐड करना है इसमें 1995 से 1998 तक। 1995 में कितना था? 1200, उसके बाद 600, 12 6 18, 18 5 23 और 23 और 10 33, यानी टोटल उत्पादन कितना हो जाएगा? 3300। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला है 1995 से 2001 तक गेहूं का औसत उत्पादन कितना है? औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने 1998 तक जोड़ दिया था, 3300 आया, तो उससे आगे जोड़ते हैं। 33 + 15 48, 48 और 13 61, 61 और 6 67, यानी ये हो जाएगा 6700। 6700 को कितने से डिवाइड करेंगे? 6700, और 6700 को हम डिवाइड करेंगे कितनी संख्या है इसमें? 95, 96, 97, 98, 99, 100 और 1, यानी टोटल 7 संख्या है। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 9 63, बचा 4, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बचा 5 और 7 सत्ते 49, यानी 957 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में 957 है क्या? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें से देख के बताना है कि कौन सा आंसर ठीक है। कि एक कंपनी में 5 अलग अलग विभाग में कार्यरत कर्मचारी का वितरण दिया है। देखते हैं जरा पाई चार्ट कौन सा है। ये एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में सभी संख्या डिग्री के रूप में दे रखी है। बहुत सी जगह परसेंटेज में दे देता है, बहुत सी जगह डिग्री में दे देता है। जिसमें देगा उसी तरीके से हमें सोल्व कर देना है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, इसकी भी छोटी सी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि विभाग ए तथा विभाग ई के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो विभाग ए में कितने हैं? 64.2 हैं, और विभाग ई में कितने हैं? ये है 93, यानी 93। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 0.2 ऐसे ही रहेगा, 4 3 7, 9 और 6 15, यानी 157.2। हमें इनका 4500 में से निकालना है कि 4500 में से 157.2 डिग्री का आंसर क्या आएगा? 157.2। अच्छा जी, इसमें एक चीज और है, क्योंकि ये डिग्री में है, परसेंटेज में होता तो बटे में 100 लगाते, पर डिग्री में है तो बटे में क्या लगाएंगे? 360 लगा देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि एक सर्कल की जो डिग्री होती है कितनी होती है? पूरा चक्कर 360 का होता है। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी यहाँ आ जाएगा 50। 4 से इसको काट के देखेंगे 157.2 को कितनी बार में कट जाएगा? 4 या 12, बचा 3, 4 निम 36, बचा 1 और 4 या 12, यानी 39.3। इसकी पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5 या 15, हासिल 1, 5 निम 45 और 1 46, हासिल 4, 5 या 15 4 19, 1965 इसका सही आंसर हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसे मैं मिटा देता हूं। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। 87 में कहा गया है कि विभाग बी में विभाग ए से कितने कर्मचारी अधिक है? ये तो बड़ा सिंपल सा है। विभाग बी में कितने हैं? 73.8 हैं, और विभाग ए में कितने हैं? विभाग ए में है 64.2। 8 में से 2 जाएगा 6 बच जाएगा, और 73 में से 64 जाएगा, कितना बच जाएगा?
9 बच जाएगा, यानी 9.6। हमें निकालने कितने कर्मचारियों की संख्या, तो उसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 4500 गुना 9.6 बटे, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा होगा शायद, 9.6 बटे 360। इसको सेम उसी तरीके से काटेंगे हम इसको कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 4 से 96 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 24 चौका 96 और 24 पंजे 120, यानी इसका आंसर हो जाएगा 120। 120 देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, 87 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 88। 88 में क्या पूछा गया है, इसे मैं मिटा देता हूं, उसके बाद अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है कि विभाग ए, बी, डी और ई के कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। ए वाले कौन कौन से हैं, ए वाले हो जाएंगे 64.2, बी हो जाएंगे 73.8, और क्या पूछा है, डी और ई। डी कितना हो जाएगा 57 और ई कितना हो जाएगा 93। इन सभी को ऐड करेंगे, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल लगा, आ गया 1, 4 3 7 7 14 3 17, 17 और 1 18 हासिल 1, 7 6 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 और 1 28, यानी इन तीनों का जोड़ कितना आया है, 288 आया है। हमसे इसका औसत पूछा है, तो औसत के लिए हम इसका क्या करेंगे, पहले इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4 7 28 और 4 दूनी 8, यानी 72 डिग्री आ रहा है। पर हमसे डिग्री में नहीं पूछा है, हमसे आंसर पूछा है कि कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी, यानी हमें 4500 का 72 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो 72 डिग्री, और डिग्री को हटाने के लिए हमें इसके बटे में क्या करना पड़ेगा, 360, क्योंकि 360 में से 72 डिग्री की आकलन कर रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 36 दूनी 72, 45 दूनी 90, यानी इसका आंसर आ जाएगा 900, यानी 900 कर्मचारी हैं जो इनका औसत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा गया है, विभाग ई के कर्मचारी का प्रतिशत कितना है। तो विभाग ई में टोटल 93 कर्मचारी हैं, अब इनका प्रतिशत निकालना है, तो 93 डिग्री है, तो डिग्री को हटाने के लिए हमें 360 करना पड़ेगा, और प्रतिशत लगाने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से काट देते हैं इसको, 12 दूनी 24, 12 36 और 31 दूनी 62, 31 93, यानी ये हो जाएगा, फिर और कट रहा है क्या, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 31 की 5 से गुना कर देंगे, 155 बटे 6। 155 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, बचा 3, 5 का उतारेंगे तो 6 पंजे 30, और बचा कितना 5 बटे 6, यानी 25 सही, 5 बटे 6% इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या कहा गया है कि विभाग ए तथा बी और सी डी ई के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। तो ए के लिए कितने दे रखा था, ए के लिए दे रखा था हमारा 64.2, 64.2, बी के लिए दे रखा था 73.8। ठीक, इन दोनों को हमने जोड़ देंगे, 0, 4 3 7 और 1 8 और 7 6 13, यानी इनका तो आ गया 138.0। दूसरा पूछा है सी डी और ई का, सी का दे रखा है 72, डी का दिया हुआ है 57 और ई का दिया हुआ है 93। इनको ऐड कर देंगे तो 7 और 2 9 और 3 12 हासिल 1, 9 और 5 14, 14 7 21 और 1 22, यानी 222। हमें अनुपात किसका निकालना है, 138 और 222 का हमें अनुपात निकालना है, 138 अनुपात 222। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 निम 18 और इसको 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 111। इसको 3 से भी काट देते हैं,
21 दुनिया वाली 23 थी 69, और इसको 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 7 21, यानी 23:37 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक दी गई तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या बोला है कि वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक 5 कंपनियों का उत्पादन जो 1000 टन में दर्शाया गया है, और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि कितनी कंपनी के उत्पादन में 2012 से 2016 तक प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है। तो बड़ा सिंपल है ये तो, कि हमें बस ये देखना है किस कंपनी में बढ़ोतरी हुई है। जैसे यहाँ पे पी में क्या हुआ है, 302, 386, 412, 503, 570, ये तो हमेशा बढ़ा ही बढ़ा है, कभी घटा नहीं है, ये ठीक है। अगला है क्यों, 376, फिर 402, 444, 529 और 501। इसमें क्या होगा, 529 से 501 हुआ है 2016 में, यानी माइनस में गई है कंपनी, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आर में क्या हो जाएगा, 250, 268, 302, 298, ये 302 से 298 हुआ है, यानी ये भी कंपनी कुछ टाइम के लिए माइनस में गई है, तो ये भी सही नहीं होगा। एस क्या हो जाएगा, 350, 360, 372, 398, 411, ये भी कंटिन्यू ग्रोथ करा इस कंपनी ने। और टी क्या है, 403, 450, 504, 597 और 602, यानी 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कंटिन्यू क्या किए, वृद्धि की है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 नहीं 92। 92 में क्या पूछा गया है, कंपनी आर का वर्ष 2012 का उत्पादन कंपनी टी का वर्ष 2013 के उत्पादन में अनुपात बताना है। तो आर का 2012 में उत्पादन कितना रहा है, कंपनी आर ने 2012 में कितने कमाए हैं, 250, इसका उत्पादन रहा है 250, और कंपनी टी का 2013 में कितना रहा है, 450। ये ग्राफ में से देखना तो शायद आता ही होगा, बड़ा सिंपल है। ये 2012 में आर का देखा था हमने, ये वाला इस सीरीज में आर, और 2013 में हमने किसको देखना, टी को, तो इस सीरीज में ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 250। इन दोनों का अनुपात निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25 और 5 निम 45, यानी 5:9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 5:9 किस में दे रखा है, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में कहा गया कि कितने वर्ष में कंपनी आर का उत्पादन इसके औसत उत्पादन से अधिक रहा है। अच्छा जी, पहले हम कंपनी आर का हमें औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। औसत उत्पादन निकालने के लिए पहले थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं। आर का औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे, पहले सबको ऐड कर देंगे, यानी 250, 268, 302, 298 और 276, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 2 10, 8 18 6 24, हासिल 2, 6 और 5 11, 11 9 20, 20 7 27 और 2 29, हासिल 2, 2 और 2 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, यानी इसका 1394 आया। 1394 5 साल का आया है, तो हमें औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 3, 9 का उतारेंगे तो 5 सत्ते 35, बचा 4, और 4 उतारेंगे 44 हो जाएगा। 44 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40 पॉइंट 4 फिर से बच गया, फिर से 5 अट्ठे 40, यानी ये इसका औसत क्या आया, औसत आया 278.8। हमें उसने पूछा था कि किस किस वर्ष में उसने औसत से ज्यादा कमाया है, तो देखना 2012 में इसने 250 कमाया, ये तो कम है औसत से। फिर उसके बाद 268 कमाया, ये भी कम है। 302 ये ज्यादा है, 298 ये भी ज्यादा है, और 276 क्या है, ये भी कम हो जाएगा। यानी केवल 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें उसने एवरेज से ज्यादा कमाया, बाकी 3 वर्ष में एवरेज से कम कमाया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दे रखा है नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वर्ष में
उत्पादन से अधिक रहा है। अगला है 94, वर्ष 2015 में किस कंपनी का उत्पादन सबसे अधिक रहा है? तो वर्ष 2015 का देखेंगे तो क्या आएगा? वर्ष 2015 में किस कंपनी का उत्पादन सबसे अधिक है? 503, 529 और बाकी तो सबसे नीचे है लास्ट में टी का 597। ये सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? टी का हो जाएगा 2015 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टी। टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है कि वर्ष 2012 में प्रति कंपनी औसत उत्पादन था, यानी वर्ष 2012 का क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है। तो वर्ष 2012 का औसत निकालने के लिए हमें सभी कंपनी को इनको जोड़ना पड़ेगा। यहीं जोड़ देते हैं। 2 4 2 8 8 और 3 11 हासिल 1 7 5 12 12 5 17 17 और 1 18 हासिल 1 3 3 6 2 8 8 3 11 11 4 15 और 1 16 यानी 1681 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 तिया 15 बचा 1 18 हो जाएगा। 5 तिया 15 बचा 3 5 6 30 बचा 1 0 लगा लेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 336.2। ये डिवाइड को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और उम्मीद है सब लोगों को डिवाइड अच्छे से आता होगा। नहीं आता तो इसको भी आप लोग कॉपी पे सोल्व करके जरूर देख लेना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 336.2 यानी ऑप्शन नंबर 95 का क्या आ जाएगा? 336.2 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं 96 से लेकर 100 तक। इसमें कहा गया है कि दी गई तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका दे रखी है, इसमें भी 2010 11 12 13 14 तक का बैंकों का एक आंकड़ा दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछे इसमें वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है कि किन बैंकों द्वारा वितरण ऋण राशि में 5 वर्ष के दौरान निरंतर वृद्धि या कमी हुई है? तो हमें यह देखना निरंतर वृद्धि या कमी किस किस में हुई है। देखते हैं जरा। पहले बैंक ए को देखते हैं। बैंक ए में क्या हुआ है? 265, फिर 295, फिर 317, फिर 323, 352 कंटिन्यू ग्रोथ करा इसने। ठीक। दूसरा है 65, फिर 118, फिर 85। ये पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ है, फिर कम हुआ है, यानी इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तीसरा है 138, 165, 195, 178। इसमें भी ऐसी हुआ है, पहले बढ़ रहा था फिर घट गया, ये भी गलत है। चौथा है बैंक डी में 109, 123, 125, 142 और 157। ये भी कंटिन्यू ग्रोथ करा है, ये भी हो जाएगा। और नेक्स्ट है 80, 103, 140, 143 और 158, यानी इसने भी कंटिन्यू ग्रोथ किया है। तो 3 बैंक हमारे ऐसे हैं जिसने कंटिन्यू क्या किया है? वृद्धि करी है। ए, डी और ई। ए, डी और ई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है 97। इसमें पूछा गया कि बैंक डी द्वारा वर्ष 2013 में वितरित ऋण राशि तथा बैंक बी द्वारा 2011 में वितरित ऋण राशि का अनुपात कितना है? तो बैंक डी ने 2013 में कितने राशि कमाई है? 2013 में कमाया इन्होंने 142। और बैंक बी ने 2011 में कमाया 118। अब इनका दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात के लिए पहले इसको काट दो। 2 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 2 एकम 2, और ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, यानी 71 अनुपात 59 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है 98 में कहा गया है कि बैंक ए द्वारा वितरित औसत ऋण राशि क्या है? तो इसमें हमें बैंक ए का औसत निकालना है। सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 5 10 7 17 17 और 3
20, 20 और 2 22, हासिल 2, 6, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 5 23 और 2 25, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 3 10, 3 13, 13 और 2 15, यानी 1552। अब इसका औसत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 संख्या है टोटल। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 0 लगा के 2 के पीछे 1 0 और बढ़ा देंगे, यानी 5 चौक 20, तो 310.4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट होगा। 99 में पूछा गया कि 5 बैंकों द्वारा बैंक ए द्वारा वितरित औसत 5 बैंकों द्वारा 2012 में प्रति बैंक औसत वितरित ऋण क्या है। इसमें क्या है, 2012 का पूछा गया है, तो 2012 का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 वाली पूरी सीरीज को जोड़ना पड़ेगा। इसको पहले रफ कर देते हैं, दिखने में दिक्कत आ रही होगी। अब 2012 वाले को सबको ऐड करेंगे, देखते हैं जरा। 317, 85, 195, 125 और 140, इन सभी को ऐड करके इनका औसत निकालना है। 5 5 10, 5 15, 15 और 7 22, हासिल 2, 8 और 1 9, 9 18, 18 और 2 20, 4 24 और 2 26, हासिल 2, 3 और 1 4 और 1 5, 1 6, 6 और 2 8, यानी 862 इसका आंसर आया। और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 1, तालेंगे 2 का, 5 दूनी 10, यानी 172.4 क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 99 का डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 100। 5 वर्ष में से निम्न में से किस बैंक द्वारा वितरित राशि अधिकतम है। इसमें केवल अधिकतम पूछा गया है। अगर हम अधिकतम को देखें तो इसमें हमने, जैसे बैंक ई है, बैंक ई में क्या है, सारी छोटी छोटी संख्या है, 80, 103, 140। बैंक डी में भी ऐसी है, 100, 100 वाली सीरीज है सारी। बैंक सी में भी सारी 100 वाली सीरीज है, और बैंक बी में भी सब 1 के आसपास वाली सीरीज है। और बैंक ए में क्या है, 200 और 300 वाली सीरीज है। इसका मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ए, बैंक ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी लगभग 1 घंटे में, 1 घंटा 8 मिनट में हमारा 2 घंटे का ये प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा समाप्त हो गया। इसका मतलब टाइम हमारे पास पेपर में बहुत रहेगा। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करना है, सोच समझ के उस पर टिक लगाना है। उसके बाद गोला भरने का टाइम भी आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट किस प्रकार है, वो ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट है। तो ऑफलाइन टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, इसमें टिक आराम आराम से मारना है, क्योंकि एक बार गोला भरने के बाद दोबारा से उसको आप गोले को ना मिटा सकते ना ही चेंज कर सकते। टाइम बहुत रहेगा। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आपको 15 सेट 6 तारीख से पहले पहले मिल जाएंगे, अगर सही से सब कुछ चलता रहा तो। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि भैया सेकंड टेस्ट जल्दी लाओ, ताकि मैं आज ही शाम तक या कल सुबह तक आपको वो टेस्ट प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।